टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती हैं? ये बेसिकली क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, क्या है इसका फिनोमिना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। ठीक हो गया। तो अगर मैं वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है, दो कॉपर की स्ट्रिप ली जाती हैं, वो डिप होती हैं। वो किस में डिप की जाती हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। ठीक हो गया। वो किस में डिप की जाती है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। ठीक है, और उन दोनों को जोड़ा जाता है एक एक्सटर्नल वोल्टेज से, जो डीसी करंट अप्लाई किया जाता है दोनों स्ट्रिप्स के बीच में। ठीक हो गया, कॉपर की स्ट्रिप्स के बीच में। तो अब देखिए, अब क्या होती है एट कैथोड पर। अगर मैं कैथोड पर बात करता हूं, एट कैथोड, ठीक हो गया, कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या होती है, जो Cu2+ आयंस होता है ना, वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है एट कैथोड से। इसका मतलब जो कॉपर 2+ आयंस जो डिस्चार्ज था ना, वो उससे दूर उठ जाता है। ठीक है, तो कॉपर 2+ आयंस डिस्चार्ज एट कैथोड। ठीक हो गया। और फॉलोइंग रिएक्शन अगर होती है, कौन सी रिएक्शन होती है? देखिए, Cu2+ एक्वस, ध्यान से देखना है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, गिव्स आउट Cu सॉलिड। ठीक हो गया। तो कैथोड पर ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जो कॉपर मेटल होता है ना, वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन का मतलब ये हो गया, कॉपर 2+ आयंस डिस्चार्ज होगा कैथोड से और कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ठीक हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो एट एनोड पर क्या होगा स्टूडेंट्स? एनोड पर क्या होगा स्टूडेंट्स? एनोड पर क्या होगा, जो कॉपर होगा ना, वो डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट में। ओके, तो कॉपर क्या होगा? कॉपर सॉलिड है। ठीक हो गया, गिव्स आउट Cu2+, ओके, एक्वस, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो कॉपर क्या हो गया? कॉपर डिसॉल्व हो गया कॉपर सल्फेट में। ओके, तो अगर मैं इन जनरल की बात करता हूं तो देखिए, एट कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता है और एनोड पर कॉपर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। जब हमें प्योर कॉपर हमें प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं, यही बेसिक फिनोमिना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इससे क्या क्या मिलता है हमें? इम्प्योर, जो हमारा प्योर कॉपर आ जाता है, ठीक हो गया, हमारा जो इम्प्योर कॉपर होता है वो एनोड में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है और प्योर कॉपर कैथोड पर मिल जाता है। ठीक है, विद हाई प्योरिटी, बहुत हाई प्योरिटी में हमें कॉपर मिल जाता है। ठीक हो गया। अब कॉपर के अलावा और भी बहुत सारे मेटल हैं जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस से बाय दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की सहायता से हमें प्योर मेटल मिलता है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ओके, एल्यूमिनियम का भी हम प्योरीफाई करते हैं। ठीक हो गया। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम अगला टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारा अगला टॉपिक? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहले मैं लिख देता हूं इसको, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले ये समझते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है। ठीक है, तो जो उस लिक्विड्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी ना, जितने भी सब्सटेंस होंगे, तो उन सब्सटेंस को क्या करने की, मतलब अलग अलग करने की प्रोसेस है। उन केमिकल सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्शन होगी ना, उन जितनी भी केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट करने की प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? मैं एक बार और बताता हूं आपको, किसी भी लिक्विड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो उसमें जितने भी केमिकल सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उन केमिकल रिएक्शन को डिफरेंस करने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस को जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस को दिया था हमारा फैराडे ने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो फैराडे ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को डिटरमाइन किया था। फैराडे एक साइंटिस्ट था। ठीक है,
तो इसने इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ बनाए, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, फैराडेज लॉ कहा गया, ठीक हो गया, फैराडेज लॉ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, ध्यान से समझना है आपको। तो अगर मैं फैराडे का फर्स्ट लॉ देखता हूं, तो फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि कोई भी तो ये पहले लॉ में ये कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के दौरान जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रवाहित करेंगे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो जितने भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगी एक इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रवाहित की थी, ठीक हो गया। तो केमिकल रिएक्शन, तो अगर मैं बात करता हूं तो केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिसिटी के, जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में फ्लो की जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसमें जितनी केमिकल रिएक्शन अकर होगी, ठीक हो गया। पहला लॉ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एक बार और बता देता हूं मैं, तो किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो केमिकल रिएक्शन हमें ऑब्टेन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड लॉ के आगे हम बढ़ते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हुए तो जो केमिकल सब्सटेंस लिबरेट होंगे, ठीक हो गया, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल सब्सटेंस लिबरेट होंगे उस सॉल्यूशन में, तो जो उनका अमाउंट है ना, जो उनका अमाउंट है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया विद देयर इक्विवेलेंट वेट। ओके, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ मेटल, ध्यान से समझना है, मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, टू रिड्यूस द कैटायन। ओके, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए दो लॉ आपको समझ में आ गए, जो केमिकल रिएक्शन होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितने टाइम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो की जाएगी। सेकंड लॉ ये कहता है द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है हो गया। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मास ऑफ मेटल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, ठीक हो गया। अब देखिए, अब मैं वो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पता करना चाहता हूं। मान लो मैंने एक आई करंट किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रवाहित किया और वो टी सेकंड के लिए मैंने प्रवाहित करा, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे पता लगेगी, ध्यान से समझना आप, यानी चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आई इंटू टी के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुझे कैसे पता लगेगी, मैं उसके करंट इनटू जितना उसने टाइम लिया उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे वो क्वांटिटी पता लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हुई है, ठीक हो गया। आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टी क्या होगा सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब हो जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फैराडेज कांस्टेंट के पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में, अब मैं जैसे मान लो इलेक्ट्रोड में अब रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच द इलेक्ट्रोड रिएक्शन की वो कितना ऑक्सीडेशन की, मैं एक रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट चाहता हूं कि वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितना ऑक्सीडेशन होगा और कितना रिडक्शन, वो डिपेंड करेगी उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन की स्टोचियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो कोई भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन की उसकी स्टोचियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको,
जैसे Ag प्लस हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, गिव्स आउट Ag सॉलिड। तो इसका मतलब ये हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है फॉर द रिडक्शन ऑफ Ag सॉलिड। इज दैट क्लियर और नॉट? इसका मतलब ये हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, ध्यान से समझना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ओके, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag प्लस 1 मोल ऑफ Ag आयंस। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। इस रिएक्शन का मतलब ये हो गया, मैंने अभी बताया स्टोइचियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag प्लस एक्वस, ओके। अब हमें ये पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बताओ स्टूडेंट्स क्या होता है? तो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अरे इज दैट क्लियर और नॉट? ये सभी को पता है। तो देखिए, अब अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट देखता हूं मैं, तो कितना आएगा? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या आ जाएगा? फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 मोल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस या नो? तो जब मैं इसके एवोगैड्रो नंबर से इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को एवोगैड्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, जो कि उस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जरूरी होगी। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना आ जाएगा मेरी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 96500, ओके, कूलम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इस 1 मोल ऑफ Ag प्लस एक्वस को रिड्यूस करने के लिए मुझे 96500 कूलम पर मोल ऑफ चार्ज की आवश्यकता होगी, यानी इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यही 96500 ही क्या कहलाता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। क्या होता है? इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 96500 कूलम पर मोल इक्वल्स टू 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला मैंने जनरेट करा। अब देखिए 2 एग्जांपल करते हैं, फिर आप खुद बता पाओगे कि कितने अमाउंट ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पहली मैंने इक्वेशन लिखी है Mg2 प्लस एक्वस, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट, क्या होगा स्टूडेंट्स? गिव्स आउट Mg सॉलिड हो गया, ओके। और दूसरी इक्वेशन लिखी है Al3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट एल्यूमिनियम सॉलिड, ओके। तो अब देखिए अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट देखता हूं मैं, तो देखिए किसका मतलब 3 मोल ऑफ Mg, सॉरी 2 मोल ऑफ Mg2 प्लस रिक्वायर्ड, कितने मोल? इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू रिड्यूस दी Mg2 प्लस आयंस। ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा? 3 फैराडे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 3 इंटू Na इंटू चार्ज करेंगे तो 3 फैराडे आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर सॉरी 2 आएगा स्टूडेंट्स, 2 फैराडे आ जाएगा, क्योंकि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है टू रिड्यूस दी Mg2 प्लस आयंस टू गिव्स आउट Mg सॉलिड, ओके। अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या है? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू रिड्यूस Al3 प्लस आयंस टू क्रिएट Al एल्यूमिनियम सॉलिड। ठीक हो गया। तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी? इसको 3 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक हो गया, ओके। 1 फैराडे इक्वल्स टू अभी मैं बता चुका हूं 96500 कूलम पर मोल होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ओके।